हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलएलबी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर। नंबर 1 आपका पेपर है 2.1 सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जूरिस्प्रूडेंस, जिसको आप विधि शास्त्र कहेंगे। आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। जूरिस शब्द का अर्थ जो आप बताएंगे दैट इज विधि। जूरिस का मतलब विधि है और प्रूडेंशिया से मतलब निकलता है का ज्ञान, विधि का ज्ञान, कोई स्किल, एनी नॉलेज, स्किल, किसी भी चीज़ का ज्ञान। तो ये जूरिस का ज्ञान है तो दैट इज विधि का ज्ञान। विद जूरिस प्रूडेंस इट मीन्स विधि का ज्ञान हम करने जा रहे हैं। तो आपके मन में ये एक सवाल उठता है कि सेकेंड ईयर में जब हम विधि का ज्ञान लेने जा रहे हैं तो हमने फर्स्ट ईयर में क्या किया। फर्स्ट ईयर में जो हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स देखे, पढ़े, समझे, तो क्या वो विधि नहीं थे? ऑफ कोर्स वो विधि थे, लेकिन जो आज आप सेकेंड ईयर में ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने जा रहे हैं ये केवल विधि है। दिस इज ये सिर्फ विधि क्या है, जो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे आपने हिंदू लॉ पढ़ा, वो हिंदू लॉ था सिर्फ। बताती हूँ कैसे। आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, आपने मुस्लिम लॉ पढ़ा होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा। तो आपने ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़े, टॉर्ट्स में आपने जो कुछ पढ़ा वो टॉर्ट अपकृत्य के बारे में था। आपने जो हिंदू लॉ में पढ़ा वो हिंदू विधि के बारे में था, पर्टिकुलर हिंदू विधि। जैसे या कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो पढ़ा तो वो आर्टिकल इतने से लेकर इतने तक है और ये कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदू विधि इतने से लेकर इतने सेक्शन तक है, या कोई भी सब्जेक्ट इतने आर्टिकल से लेकर इस आर्टिकल तक है, तो वो उसमें लिमिटेड हो गया। और वो आपने एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में पढ़ा। आपने हिंदू लॉ में हिंदू विधि के बारे में पढ़ा, आपने मुस्लिम लॉ में मुस्लिम विधि के बारे में पढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपने संविदा विधि पढ़ी। लेकिन वो पर्टिकुलर लॉज थे, वो आपने पर्टिकुलर लॉज पढ़े कि हिंदू विधि क्या है, मुस्लिम विधि क्या है, और जो भी आपने वहाँ पढ़ा। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ना हम हिंदू विधि पढ़ने जा रहे हैं, ना हम मुस्लिम विधि पढ़ने जा रहे हैं, ना हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ विधि पढ़ने जा रहे हैं कि विधि क्या है। और विधि पहले हम देखेंगे कि विधि क्या है, और इसके लिए हम कैसे समझेंगे कि विधि क्या है। हम अलग अलग जूरिस्ट्स की उन्होंने जो डेफिनेशंस दी हैं विधि के बारे में, जो ज्ञान दिया है, अपनी बुक्स लिखी हैं, इतना रिसर्च करके उन्हें हम समझेंगे, उनकी परिभाषाएं हम समझेंगे। तो इसमें हम जब विधि की डेफिनेशंस देख रहे होंगे तो हम सामंत की डेफिनेशन देखेंगे, हम ऑस्टिन की डेफिनेशन देखेंगे, हम और भी बहुत सारे जूरिस्ट हैं, हम बेंथम की इसमें परिभाषा देखेंगे। तो जब हम आप इसमें एक क्वेश्चन, और इसका जो बहुत मेन क्वेश्चन है वो ये आता है कि स्कूल्स इसके हमने पढ़ने हैं, कि जो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग हम पढ़ेंगे, जैसे एनालिटिकल स्कूल, या इसका सोशियोलॉजिकल स्कूल, या इसकी जैसे हिंदी में बताऊँ आपको विश्लेषणात्मक शाखा हम पढ़ेंगे, उसमें हम अलग विधि शास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जूरिस्ट्स आप किसको कहते हैं? विधि शास्त्रियों को। जूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, का मतलब है कि हम उन लोगों की पर्टिकुलर जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, जूरिस्ट को विधि शास्त्री कहेंगे। विधि शास्त्रियों ने जो विधि की परिभाषा दी है उनको हम पढ़ेंगे। जैसे जो स्कूल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, जो आपका क्वेश्चन बताऊंगी मैं। स्कूल का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल को विद्यालय नहीं बोलेंगे। यहाँ पर स्कूल का मतलब है एक पर्टिकुलर एक विचारधारा। जैसे मैं ऑस्टिन आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे ऑस्टिन और बेंथम हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने किस तरह से विधि को परिभाषित किया है। तो उनकी परिभाषा जो उन्होंने दी, विधि को जो उन्होंने समझाया है, जो उन्होंने बहुत रिसर्च किया बहुत पहले और अपनी बुक्स लिख दी, और उन्होंने जो परिभाषा दी विधि के बारे में, जो हमें बताया, तो हमने उनकी विचारधारा को एक नाम दे दिया। उस
जैसे हम बेंथम और ऑस्टिन को मैं फर्स्ट पढ़ाऊंगी आपको, तो उनके स्कूल का नाम है एनालिटिकल स्कूल। उनकी जो विचारधारा बनी, उनकी विचारधारा को बहुत लोगों ने फॉलो किया, तो उन सब लोगों का जो एक विचार था उसको हमने एक नाम दे दिया और उसे हमने एनालिटिकल स्कूल नाम दिया। उसको आप विश्लेषणात्मक शाखा बोलेंगे। और उन्होंने जो ज्यूरिस की परिभाषा दी, ज्यूरिस के बारे में, विधि के बारे में जो अपना बहुत ज्ञान था, उन्होंने जो रिसर्च किया था वो बताया, हमने उसको एक नाम दे दिया और उसको एनालिटिकल स्कूल का नाम दिया गया, उसको विश्लेषणात्मक एक शाखा का नाम दिया गया। उसके बाद उसके अगेंस्ट में या किसी और ज्यूरिस ने, किसी और विधि शास्त्री ने जब दूसरी तरीके से विधि की परिभाषा दी, तो उन्होंने जिस तरीके से उसकी अलग परिभाषा दी, विधि के बारे में अलग उन्होंने रिसर्च करके बताया कि विधि कैसे उत्पन्न हुई और किस तरीके से विधि है क्या, तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने बताई तो उनका विचार अलग था, तो उनकी एक अलग विचारधारा बन गई। तो उन्हें हमने हिस्टोरिकल स्कूल का नाम दे दिया, उन्हें हमने ऐतिहासिक शाखा का नाम दे दिया, जिसके भी ज्यूरिस्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक और हम स्कूल पढ़ेंगे, एक और हम अलग विचारधारा के ज्यूरिस्ट को, विधि शास्त्रियों को हम पढ़ेंगे, जिन्होंने अलग तरीके से विधि को समझाया, उसकी परिभाषा दी, उसके बारे में बताया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, ये कहाँ से हमारे पास आ गई विधि। तो जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो उन्हें एक अलग तरीके का नाम दे दिया गया, क्योंकि उनकी रिसर्च, उनका जो रिपोर्ट थी, उन्होंने जो मतलब विधि के बारे में हमें समझाया, उसके अकॉर्डिंग जब हमने उनके स्कूल को, उनकी विचारधारा को एक नाम दिया, तो उन्हें हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल दे दिया, उसे हमने समाज शास्त्रीय शाखा के नाम से पहचाना। और इस तरीके से उनकी परिभाषा, जो पहले ऐतिहासिक विचारधारा के लोगों कि जो लोग नहीं बोलेंगे, उनको विधि शास्त्री बोलेंगे, तो अलग उन विधि शास्त्रियों से कुछ अलग थी, तो हमने उनको समाज शास्त्रीय शाखा का नाम दे दिया। उसके बाद हम एक और थियरी अबाउट ज्यूरिस, अबाउट लॉ पढ़ेंगे, उसे हमने केल्सन आप पढ़ेंगे, जब केल्सन आपका एक विधि शास्त्री है, उन्हें जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसे हमने प्योर थ्योरी का नाम दिया, तो हम वो भी पढ़ेंगे, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय केल्सन, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप जब क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें स्कूल्स के नाम आते हैं कि एनालिटिकल स्कूल के बारे में बताइए और उसकी क्या विचारधारा थी और ये सब, तो आप इस बात को समझिए कि वो स्कूल का मतलब क्या है। वो स्कूल का मतलब सिर्फ ये है कि ज्यूरिस जो हुए, हमारे जो विधि शास्त्री हुए, जिन्होंने विधि के बारे में बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, बहुत रिसर्च की, अपनी बुक्स लिख दी, बहुत हमारे लिए कॉडिफाई कर दिया सब कुछ, उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनको हमने नाम दिया। और इसलिए नाम दिया क्योंकि हम अगर उनको कैटेगराइज नहीं करते कि जिन्होंने विधि को कहा कि ये इतिहास से बहुत पीछे से अपने आप आ रही है, हमने इसे क्रिएट नहीं किया है, तो उन्हें अगर हम एक नाम नहीं देंगे तो हम एक कैटेगराइज नहीं उनको करेंगे, एक श्रेणी में नहीं रख देंगे, एक ग्रुप्स में नहीं हम अलग अलग उनको रखेंगे, तो हम उसको समझेंगे कैसे। तो हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया और उन ग्रुप्स को उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दे दिया। एक एनालिटिकल स्कूल बन गया जिसे हम विश्लेषणात्मक शाखा कहेंगे, उसमें हम एक जो ज्यूरिस्ट पढ़ेंगे वो विश्लेषणात्मक शाखा के ज्यूरिस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद एक और विचारधारा आई जिसने कहा कि विधि ऐसी नहीं है जो विश्लेषणात्मक शाखा के विधि शास्त्री हमें समझा रहे हैं, वो अलग तरीके से अपनी विधि को अपने जो उन्होंने रिसर्च की बहुत टाइम तक, उन्होंने अपने तरीके से विधि को समझाया और उनको हमने हिस्टोरिकल शाखा का या ऐतिहासिक शाखा का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरे एक और आए और उन्होंने विधि को अपने तरीके से समझाया और उनको हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल नाम दे दिया। और इस तरीके से हमने ये और कुछ भी नहीं है, स्कूल्स और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉ को, विधि शास्त्र को समझाया गया है, उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं और उसे परिभाषित किया गया है और उनको अलग अलग कैटेगरी में हमने रख दिया है, इसलिए उनको शाखाएं या स्कूल्स नाम दे दिया गया है। बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका सब्जेक्ट है, पहले तो हम उसमें स्कूल्स देखेंगे। स्कूल का मतलब हम उसकी परिभाषाएं देखेंगे कि विधि को किस तरीके, विधि शास्त्र को किस तरीके से परिभाषित किया गया है विधि शास्त्रियों के द्वारा, ज्यूरिस्ट्स के द्वारा। ज्यूरिस्ट्स वो लोग
वो विधि, जिनको विधि शास्त्री कहते हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत टाइम तक विधि के बारे में रिसर्च किया और अपना जो निष्कर्ष है वो हमारे सामने रखा। वो किस तरीके से उन्होंने विधि को परिभाषित किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे समाज में पहले विधि नहीं होती थी और वो अब आ गई है, और किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई और वो किस तरीके से चली, वो सब हम देखेंगे इसमें। और एक हम ये देखेंगे, जैसे मैं इसका स्कोप बता रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट। एक किसी भी विषय का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हम विधि शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्षेत्र क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्षेत्र, इसका स्कोप क्या होता है, इसको आप कैसे समझेंगे। क्षेत्र का मतलब होता है कि हम किसी जो सब्जेक्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें क्या क्या आता है, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको अगर ऐसे आ जाए कि विधि शास्त्र को समझाइए, डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इसका स्कोप बताइए या इसका क्षेत्र बताइए, तो आप एकदम से ऐसे घबराएंगे नहीं। उसमें बस ये पूछते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, कि क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में, तो इसका मतलब होता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में, विधि शास्त्र में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो आज मेरा अभी तक बोर्ड नहीं आया है क्योंकि मेरी ये फर्स्ट क्लास है, तो बोर्ड जब लग जाएगा तो मैं आपको लिख के बताया करूँगी। अभी मैं आपको यूँ ही ओरली बताती हूँ कि विधि शास्त्र में क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका विधि शास्त्र का जो है क्षेत्र क्या है। तो इसमें हम क्या क्या देखने चाहेंगे, ये कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, हिंदी में सुनिए आप, जो मनुष्य है वो समाज में रहता है, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम उसकी एक यूनिट है। जो समाज है वो राज्य की एक यूनिट है, राज्य की एक इकाई है, और राज्य का, स्टेट का ये लायबिलिटी होती है। स्टेट की क्या लायबिलिटी होती है, स्टेट क्यों है, स्टेट की ये लायबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स, जो आपके उसके नागरिक हैं, जो हम लोग यहाँ रहते हैं अपने स्टेट में, उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति के लिए, उनकी ओनरशिप, उनका जो स्वामित्व है वो, और पोजेशन जो कब्जा होता है। ये मेरा पेन मैंने इसके पैसे देके खरीदा है, इसको परचेज किया, तो इस पर मेरा कब्जा है, ये मेरे हाथ में है, मेरे कब्जे में है। तो हम कब्जा जो होता है, इन सब के बारे में जो स्टेट होता है वो कुछ रूल्स बनाता है, कुछ नियम बनाता है। क्यों बनाता है कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के लिए नियम क्यों बनाता है? क्योंकि हम अपने आप को बहुत सिक्योर फील करें, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित फील करें। जैसे मेरा ये घर है और मैं यहाँ पर ये सारी कुछ भी मेरा सामान पड़ा है या मैंने ये खरीदा हुआ है, ये मेरे कब्जे में है, तो अगर स्टेट इसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हम लोगों का रहना कैसे हो जाएगा, बहुत ही इनसिक्योर। तो विधि की उत्पत्ति कैसे हुई है हमारे सोसाइटी में, पहले कैसे रहते थे हम लोग, कि बहुत एंशियंट टाइम्स में, बहुत पुराने टाइम पे, जैसे जब विधि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो इनसिक्योर रहते थे हम लोग। तो धीरे धीरे विधि से आप समझते क्या है, पहले तो ये मुझे बताइए कि लॉ होता क्या है। जैसे नियम कानून होते हैं ये, जैसे आज हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम बिना नियमों के यहाँ नहीं रह सकते। जैसे अब ये मेरा घर है, तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते मेरी परमिशन के बगैर। अगर आप विदाउट माय परमिशन आप मेरे घर में एंटर कर जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। ये सही नहीं होगा, ये कैसे पता लगा मुझे या आपको? ये पता ऐसे लगा कि यहाँ पे रूल रेगुलेशंस व्याप्त है, यही विधि है। यही विधि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकेली विधि क्या है। हम लोग हिंदू लॉ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे अपनी सोसाइटी में हम बैठे भी हैं, तो यहाँ पर विधि कहाँ से आ गई, कहाँ से अराइज हो गई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो गई, और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, और इसका स्कोप क्या है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे स्वामित्व के बारे में, ओनरशिप के बारे में, इसमें हम और ड्यूटीज़ के बारे में, अपनी राइट्स के बारे में, अपनी जिसको अधिकार और कर्तव्य कहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका स्कोप है, ये इस सब्जेक्ट का क्षेत्र है जिसमें आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे।
इसके बाद आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन ये आपका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं, इसमें एक अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें कभी कभी ये भी आता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ। नेचर से आप क्या समझते हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, वैसे एक सब्जेक्ट का भी नेचर होता है। तो नेचर इसको आप हिंदी में प्रकृति ही बोलेंगे। तो ये कहते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का विधि शास्त्र का की डेफिनेशन दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए, इसे समझाइए और इसके क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप एंड नेचर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अब हमने स्कोप देख लिया कि हम इसका क्षेत्र क्या है, इसमें क्या 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 आता है। तो इसके बाद आप कहेंगे कि नेचर क्या है इसका। नेचर या प्रकृति क्या होती है कि एक सब्जेक्ट किस तरीके का है, इसमें आप बताएंगे। जब आप क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये बताएंगे कि ये बहुत ही एक डायनामिक नेचर का लॉ है। डायनामिक नेचर क्या होता है, डायनामिक इट मीन्स कि गतिशील है ये, परिवर्तनशील है ये। परिवर्तनशील कैसे क्यों होगा, ये कोई भी जो एक सब्जेक्ट है वो परिवर्तनशील कैसे हो सकता है, ऐसे होगा क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और ह्यूमन बीइंग जो है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हम आप इसमें सुनिए, यह एक परिवर्तनशील सिद्धांत है क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ है और लोगों की रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो क्या कहेंगे ज़रूरतें हैं, वो बदलती रहती हैं और सर्कमस्टांसेस हमारे चेंज होते रहते हैं। हमारी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता जाता है, जैसे आज मैं ऑनलाइन ये क्लास कर रही हूँ। ऑनलाइन इन द सेंस कि मैं जो भी यूट्यूब के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो क्या ये जो मोबाइल था जब मैं पढ़ती थी 25 ईयर्स 25 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब क्या ये मोबाइल और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे घर पर बैठकर और ऐसे वीडियो बनाऊंगी और अपने बच्चों से इंटरेक्शन करूंगी या बात करूंगी। तो ये एक जो चेंज हुआ है एक सोसाइटी में, इससे जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो भी पूरी चेंज हो गई। और आज जो लॉज बन रहे हैं वो मोबाइल, जो ये आपका साइबर क्राइम और ये सब चीज़ हो रही हैं, इसके लिए भी तो अब ये जो कानून वगैरह बन रहे हैं। तो ये एक गतिशील जो विधि शास्त्र है, ये गतिशील क्यों है, ये डायनामिक क्यों है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है, एक ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है और हमारी सर्कमस्टांसेस और हमारी नीड्स हमेशा बदलती रहती हैं। हम कभी भी स्थिर नहीं हो सकते, हम डायनामिक हैं। तो ये सब्जेक्ट भी हमसे जुड़ा हुआ है और डायनामिक है। अब बस ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अन्य सब्जेक्ट जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉलेज का लॉ है और यह किसी नियम से नियंत्रित नहीं होता। ये जैसे कि अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टैक्स देख रहे हैं या लेबर लॉ देख रहे हैं या इनकम टैक्स देख रहे हैं, तो इन सब में हम अपने अधिकार और कर्तव्य की सीमा जानते हैं, इन सब में हम अपनी लिमिट्स को जानते हैं। हाँ जी, लेकिन जो ये विधि शास्त्र है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये कॉडिफाई नहीं हो सकता, ये अधिनियमित नहीं हो सकता, मतलब ये लिमिट इसकी नहीं होती। इसमें जो हमारे सामने जो जैसे आज साइबर क्राइम हमारे सामने आता है या कुछ भी नया हमारे सामने हमारी ज़रूरतों के, हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमारे सामने आता है, तो हमें उसे लॉजिक्स के थ्रू, लॉजिक्स या तर्क के थ्रू उसे सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए ये डायनेमिक इसको कहा जाता है। आप ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग इसकी प्रकृति देख रहे हैं। हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की, विधि शास्त्र की प्रकृति या नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देख रहे हैं। आप जब भी कुछ भी सुनते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखा करें कि हम टॉपिक क्या देख रहे हैं, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। तो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस देख रहे हैं और उसका स्कोप देख रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें आता है जो मैं आपको बताती हूँ, यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका पार्ट है, कभी आ जाता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की विधि शास्त्र क्यों हम अपने सब्जेक्ट में रखते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप इसके लिए कहेंगे कि वी कैन नो अबाउट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ लाइफ
थ्रू ज्यूरिस। ज्यूरिस के द्वारा, हिंदी में सुनिए, जैसे इसमें एक और चीज़ सुनिए। यूटिलिटी में आप सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इसकी जो उपयोगिता में आप सबसे पहले ये बताएंगे कि ये इसको कानून की आंख कहा जाता है, आई ऑफ लॉ कहा जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से हम अपनी आंखों से सारा जहान देखते हैं, सारी दुनिया को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वैसे ही हम कानून, ये विधि शास्त्र से किसे देखते हैं? कानून की आंख। इसको क्यों कहा जाता है कि हम यदि बहुत एंशियंट टाइम पे, बहुत पहले विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर बहुत पहले जो सोसाइटीज़ होती थी, जो समाज होते थे, उनमें विधि किस तरीके से होती थी, नियम कानून किस तरीके के होते थे और किस तरीके से सोसाइटीज़ रन करती थी, अगर हमें वो समझना है तो हमें ज्यूरिस की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। हमें जो उस टाइम के ज्यूरिस थे, उस टाइम के जो विधि शास्त्री थे, उन्होंने उस टाइम जो सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने रिसर्च किया और अपनी बुक्स में उन सोसाइटीज़ के बारे में लिखा और कहा कि किस तरीके से वो रन करती थी और किस तरीके से पहले वहाँ पे लॉ ऑर्डर नहीं होता था और वो कैसे उत्पन्न हो गया, वहाँ पे कैसे अराइज हो गया और उसके अकॉर्डिंग कैसे सोसाइटीज़ रन करने लगी। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं जब उन बुक्स में, तो हमें उस टाइम का ज्यूरिस, उस टाइम का सोसाइटीज़ को समझने का एक मेथड मिलता है। तो इसलिए इसे आई ऑफ लॉ कहा जाता है। इसे सुनिए। जैसे हम आँखों से देखते हैं, वैसे ही विधि शास्त्र से हम समाज, देश काल, शासन किए जाने वाले वांछित कार्यों को देखना परखना हमारे लिए संभव हो पाता है। जीवन से जुड़े हुए बहुत जटिल प्रश्नों को समझना परखना इससे आसान हो जाता है। इससे विधिक और सामाजिक समस्याओं को जान पाना आसान हो जाता है। समाज के हित में हम कानून बना पाते हैं इनके थ्रू। वी कैन नो अबाउट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो अबाउट लीगल एंड सोशल problems in benefit of society, and then we can make rules and laws in benefit of societies। जब हम इन सब बहुत समस्याओं को जान पाते हैं विधि शास्त्र के थ्रू, तो हम उनका निराकरण करने के लिए समाज के हित में कानून बना पाते हैं। इसलिए इसे आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है, इसको कानून की आंख कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पार्ट आए कि यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या उपयोगिता है, तो आप ये वाली पॉइंट इसमें बताएंगे। आई थिंक आज के लिए ये बहुत है। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। कल हम जब नया वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी तो एक टॉपिक आपका इसी प्रश्न से संबंधित आता है। इसी फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, इससे रिलेटेड है कि ये दूसरी सोशल साइंसेस से कैसे रिलेटेड है, कैसे ये दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, सोशल साइंस को कहेंगे सामाजिक विज्ञानों के साथ, दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ ये किस तरीके से जॉइंट है, जुड़ा हुआ है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय।